गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बस विद इन मिनट्स आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। नेटवर्क को फोन चेक चेक चेक। विजय ने ज्वाइन कर लिया है, प्रियांक ज्वाइन कर लिया है, बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बस। ओके, नाउ क्लास इज लाइव। हेलो बच्चों, कल की क्लास में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, काफी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे रुके थे। तो आज उसी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तो कल मैंने जो बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बेटा अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी 480 पिक्सल लगा लीजिए। यूज योर हेडफोन्स फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को सिंथेटिक इंडिकेटर्स और सेंस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये बाकी से अलग कैसे होते हैं? बाकी जो इंडिकेटर्स थे, जैसे हम लोगों ने टर्मरिक पढ़ा था, लिटमस पेपर पढ़ा था, मेथिल ऑरेंज पढ़ा था, फिनोल्फथलीन पढ़ा था, तो ये सारे जो इंडिकेटर्स थे ये एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके कलर में चेंज करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये कलर में तो चेंज करता है, साथ में जो हमारा सॉल्यूशन होता है, मतलब जो भी एसिड या बेस होता है उसके स्मेल में भी चेंज कर देता है। उसको ऑर्डर भी बोलते हैं, स्मेल या ऑर्डर को भी चेंज करता है, ठीक है। तो कल मैंने बोला था आपको एक एक्टिविटी से इस चीज को समझाएंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर पे भी कर लीजिएगा। होता क्या है, जैसे मैंने बोला था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल्स बोले थे। मैंने बोला था ऑनियन बोला था, क्लोव बोला था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप दोनों में से कोई भी चीज ले लीजिए। आप ऑनियन ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, और उसका क्या करेंगे, पेस्ट कर लीजिए, उसको पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद जब आप उसे एसिड के साथ मिक्स करोगे, मीन्स फॉर एसिड्स, ठीक है, जब एसिड्स के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे तो कलर जो आएगा इसका, वो कलर आएगा लाइक पिंकिश कलर। पिंकिश कलर मीन्स होता है पिंक जैसा, ठीक है। और फॉर बेसेस के लिए इसका जो कलर आता है वो आता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। ये लाइट ग्रीनिश येलो भी बोलते हैं इस कलर को, लाइट ग्रीन को ग्रीनिश येलो कलर का भी होता है, ठीक है। तो ये तो कलर में चेंज आएगा। दूसरी चीज, आप जैसे या फिर आपके पास कोई एसिड या बेस प्रेजेंट नहीं हो, तो घरों में भी हमारे एसिड या बेस होते हैं, लाइक विनेगर। विनेगर मीन्स आपके घर में सिरका प्रेजेंट होगा, लेमन नींबू होगा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो होगा, जेरिक एसिड होता है उसमें। ये सारे चीजें जो भी मैंने आपको चीजें बताई, इनका जूस यूज कर सकते हो, लाइक लेमन जूस आप यूज कर सकते हो, टोमेटो जूस आप ले सकते हो। ये एसिड हो गए, ठीक है। एसिड को आप ऑनियन के साथ रिएक्ट कर दो, ठीक है। या देखा होगा आपने, आप जब सैलेड बनाते हो, सैलेड में आप देखते हो कि जब हम ये ऑनियन में लेमन जूस मिक्स करते हैं, लेमन डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको देखोगे कि वो ऑनियन जो होता है लाइक थोड़ा सा पिंकिश कलर का, गुलाबी कलर का होने लगता है। आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे लेमन जूस हो गया, जैसे हो गया टोमेटो हो गया, ये मैंने बताया एसिड्स होते हैं। और अगर आपको बेस चाहिए तो हर घर में चूना मिलता है, और चूने को हम लोग केमिकली नेम जो होता है उसका होता है स्लेट लाइन, ठीक है, इसको चूना बोलते हैं। तो चूना होगा आपके घर पे, या फिर सोप हर घर में प्रेजेंट होता है, हैंड वॉश, ठीक है। तो वो जो होता है सोप एक बेस ही होता है, ठीक है। तो आपके पास बेस और एसिड दोनों ही प्रेजेंट है, और आप क्या कर सकते हो, आप उसका ऑनियन पेस्ट के साथ, या आप ऑनियन का पेस्ट नहीं बना पाते हो तो आपको एक काम करना है, आपको एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें ऑनियन को कट करके डाल देना है। आप 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद जब आप अगले दिन इसको देखेंगे तो ये जो ऑनियन होगा ना, ये काफी सारा मतलब जो वाटर होगा ना, वो ऑनियन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया होगा उसके जूस को, और यहाँ पर आपको जो पेस्ट या जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो ऑनियन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप इस ऑनियन के सॉल्यूशन में क्या करना, एक बार एसिड मिक्स कर देना, आप कलर देखोगे कि हल्का पिंकिश गुलाबी कलर का कलर आ जाएगा उसमें, और एक बार आप क्या करना, इसमें बेस को मिक्स कर देना, तो आप देखोगे उसका कलर जो होगा लाइट ग्रीन आ जाएगा, या
येलोइश कलर आता है हल्का सा, या जैसा सरसों के तेल का कलर होता है, मस्टर्ड ऑयल का कलर, उस तरीके का कलर आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया कलर में चेंज। दूसरी चीज आपको ये देखने को मिलेगी, जब आप एसिड को इसमें मिक्स करोगे तब जो स्मेल या ऑर्डर होगा वो अलग होगा, ठीक है। और जब आप बेस को इसमें मिक्स करोगे तब जो स्मेल होगी, ठीक है, वो अलग आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करना है, एक्सपेरिमेंट सेलिब्रेटर्स क्लास 10th के लिए, बाकी लोग भी कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो आपको एक कॉपी पे उसका टेबल बना करके क्लास के ग्रुप पर सेंड कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कलर में तो चेंज देते ही देते हैं, साथ में स्मेल में भी चेंज शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं, सेंस इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मेथिल ऑरेंज पढ़ा, फिनोल्फ्थलीन पढ़ा, और पढ़ा हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा, टर्मेरिक जो था हमारा, लिटमस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे तो इंडिकेटर्स थे। इसके बाद अच्छा, ये सारे इंडिकेटर्स बता देते क्या थे, ये सिर्फ कलर में चेंज शो कर देते हैं। जैसे अगर हम लिटमस की बात करें, अगर आप लिटमस की बात करो तो लिटमस फॉर एसिड्स के लिए जो ब्लू लिटमस होता था वो चेंज हो जाता था रेड में, और फॉर बेस के लिए जो लिटमस अगर हम लोग रेड लिटमस लें तो वो रेड लिटमस चेंज हो जाता था ब्लू कलर, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंज में कलर था। जैसे यासिर ने कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर एसिड स्ट्रांग हो या बेस स्ट्रांग हो तो क्या वो पीएच को अफेक्ट करेगा, लिटमस जो पेपर होगा हमारा, क्या उसको खराब नहीं कर देगा, डैमेज नहीं कर देगा। तो एक चीज यहाँ से ये समझ में आई थी कि आप कोई सा भी एसिड लो, चाहे स्ट्रांग लो और चाहे वीक एसिड लो, कलर में चेंज यही होगा, ठीक है। लेकिन अब जिस इंडिकेटर की बात हम लोग करने जा रहे हैं वो इंडिकेटर सिर्फ ये नहीं बताता है कि जो दिया गया सॉल्यूशन आपके पास है वो एसिड है या बेस है, बल्कि वो ये भी बताता है कि जो दिया गया सॉल्यूशन मतलब जो एसिड या बेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। खासियत क्या होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ कलर में चेंज नहीं शो करता है, ये बताता है कि जो आपके पास एसिड या बेस है ना उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। या अभी तक जैसे आप देख रहे थे स्ट्रेंथ बताएगा। दूसरी एक चीज ये और बता सकता है, ये न्यूट्रलिटी को भी शो करता है, ये न्यूट्रलिटी भी बताएगा। न्यूट्रलिटी क्या होती है, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं और इस कैरेक्टर को न्यूट्रलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें कलर चेंज के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताएगा, वो इंडिकेटर है पीएच पेपर, ठीक है, वो इंडिकेटर है पीएच पेपर, ठीक है। अच्छा, P इज स्टैंड्स फॉर पोटेंस, P स्टैंड फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जो क्या करता है स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। और जो H है ना ये बताता है, मतलब P से हो गया पोटेंस मींस स्ट्रेंथ, लेकिन किसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होगी एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं H+ आयंस और बेसिस में क्या प्रेजेंट होते हैं OH- आयंस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ बताएगा किसकी बताएगा, इधर H+ आयंस की स्ट्रेंथ, ठीक है, या फिर बताएगा किसकी स्ट्रेंथ OH- आयंस की स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर H+ आयंस ज्यादा हुए तो सॉल्यूशन होगा हमारा एसिडिक, और OH- आयंस की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो कैसा होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है। अब इस पीएच को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं पीएच स्केल के बारे में, और बहुत जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि पीएच स्केल और पीएच पेपर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होती है, आप स्केल को जान लो, ठीक है। 1909 में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, ठीक है, उन्होंने एक स्केल डेवलप करी। ये स्केल बोल सकते हैं मीटर जैसा था, मीटर लाइक
आपने देखा होगा फेयरनेस क्रीम, करंट लकड़ी में फेयरनेस मीटर दिया होता है, फेयरनेस मीटर जिससे आप अपनी फेयरनेस जांच सकते हो। इसी तरीके का इन्होंने भी एक मीटर दिया। कैसा मीटर था? इन्होंने एक स्केल बनाई, ठीक है, और उस स्केल को डिवाइड कर दिया 0 से लेकर के 14 तक के कॉलम्स में, ठीक है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो उन्होंने एक स्केल बनाई और क्या कर दिया, 14 कॉलम्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो ये 7th नंबर का कॉलम इन्होंने रखा, ये इन्होंने बताया न्यूट्रलिटी को शो करने के लिए, मतलब 7 नंबर था न्यूट्रल के लिए, ठीक है। और जब हम इधर से मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। और जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तब ये था इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, ठीक है। अच्छा, कैसे शो करता था, कैसे मतलब बता सकता है कि न्यूट्रल है, कैसे बता सकता है कि इंक्रीजिंग बेसिक नेचर है, या कैसे बता रहा है कि इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो वो ऐसे जब इन्होंने स्केल डेवलप करी, ठीक है, तो इसको इन्होंने कलर्स में डिवाइड किया, ठीक है। कलर्स लाइक आपने विब्ग्योर पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक्सेट्रा। तो इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे DIVGYOR, ठीक है। मतलब यहाँ पर शेड्स हो गए। आप इन शेड्स को और क्लियर देख सकते हो अपनी बुक में, आपकी बुक में दिया होगा। इस स्किल को और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। वेट, यासिर इज क्वेश्चनिंग सर, पीएच में log 10 ब्रैकेट में H+ क्या होता है? बेटा पीएच ब्रैकेट में ये इक्वल टू ऐसे क्या होगा, log H+, ये बताता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। अगर H+ आयन ज्यादा है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर OH- है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। ये लॉ का कॉन्सेप्ट वैसे तो आपके सीबीएसई से हट गया, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो यासिर, डिड यू गेट योर आंसर? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर यहाँ पर ये भी होता है pH = log OH-, ठीक है, तो ये बताता है हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। हम वापस आते हैं pH स्केल पे। pH स्केल को आप और कलरफुल देख सकते हो। आप अगर आप घर पे हो अपने, आप बुक ओपन करके इसको क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर कलर्स के शेड्स होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर जैसे उन्होंने इसको कलर को डिवाइड कर दिया था, अब क्या करना है। अच्छा, वैसे ये जो pH स्केल होती है और जो pH पेपर बताएंगे, ये इजीली अवेलेबल होता है आपको मार्केट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लेने हैं pH पेपर। pH पेपर छोटे छोटे से होते हैं, स्ट्रिप्स लिटमस की तरह ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास कोई सॉल्यूशन आया, अब आपने क्या किया, आपने pH पेपर को लिया, ठीक है, और pH पेपर को क्या किया, इसमें डिप किया, डुबोया, और जब उस pH पेपर को बाहर निकालोगे तो उसमें एक स्पेसिफिक कलर आ गया होगा, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक कलर को आप यहाँ पर मैच करोगे, इस pH स्केल का जो मीटर है ना, आप यहाँ मैच करोगे, ठीक। लाइक आपने इसको डिप किया, एक pH पेपर लिया, उसको डिप किया सॉल्यूशन में, और मान लीजिए उसका कलर आ गया ग्रीन। तो ग्रीन कलर जो होता है वो न्यूट्रलिटी को शो करता है, मतलब अगर आपने इसको डिप किया है, कलर ग्रीन आ गया, तो जो आपके पास सॉल्यूशन है ना वो न्यूट्रल है, मींस ना ही वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। फिर से जान लेते हैं, जैसे आपने दूसरा फिर pH पेपर लिया, आपने उसको डिप किया, तो मान लीजिए उसका कलर आ गया वॉयलेट, ठीक है। तो आपने उस स्केल मतलब पेपर को लिया, स्केल में मैच किया, देखा कि हाँ वॉयलेट यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। तो वॉयलेट यहाँ का जो पोर्शन होता है बेटा 7 से जब हम लोग राइट की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ये होता है इंक्रीजिंग OH- आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर होता है इंक्रीजिंग OH- आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर ये 7 है, 7 से हम लोग राइट की तरफ चलेंगे तो
बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, और 7 से जब हम लोग लेफ्ट की तरफ आएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हम लोग 1 पे हैं, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू 1 आ गई, तो वो बहुत ज्यादा मतलब एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू आ गई 14, तो वो वीकेस्ट एसिड होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है। तो इसको और जानते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा कि जैसे किसी का पीएच वैल्यू 5 आ गई और किसी की 3 आ गई, तो डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने कोई पीएच पेपर लिया, डिक किया, और आपने देखा कि उसकी पीएच वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और एक और पीएच पेपर लिया, आपने उसको डिक किया और यहाँ पर मैच किया शेड में कलर, तो देखा ऑरेंज आ रहा है, मतलब इस जगह कहीं लाइन होगा, तो सपोज करते हैं उसकी पीएच वैल्यू आ गई 3, तो एक की पीएच वैल्यू आ गई 5, एक की पीएच वैल्यू आ गई 3, और हमने यहाँ पर लिखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, मतलब एसिडिक नेचर 7 से जब हम लोग लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। सर यासिर इज क्वेश्चनिंग, पीएच पेपर पर यूनिवर्सल इंडिकेटर की कोटिंग होती है? यूनिवर्सल इंडिकेटर की कोटिंग होती है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच पेपर खुद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। उसके ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर की कोटिंग क्या होगी, पीएच खुद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। पीएच पेपर खुद में ही एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसके ऊपर और किसी की कोटिंग नहीं है। ओके यासिर, लाइक जैसे मैंने लिटमस पेपर आपको बताया था, तो लिटमस कहीं आता नहीं, लिटमस जो होता है एक ट्री से फाइंड किया जाता है, लिटमस ट्री होता है, उस लिटमस ट्री से लिटमस पेपर आता है, ठीक है। उसी तरीके से जो पीएच पेपर है ना, ये खुद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम चल रहे थे, जैसे कि अगर दो सॉल्यूशन, एक की पीएच वैल्यू आ गई 5 और एक की पीएच वैल्यू आ गई 3, तो अब कैसे पता चले भाई दोनों एसिड्स हैं। जैसे अगर कोई बोल दे कि कलर में चेंज आएगा, जैसे 5 नंबर वाला है उसका कलर येलो होगा, कोई 3rd नंबर वाला है उसका कलर ऑरेंज आ गया, तो ये तो कलर में चेंज हो गया। लेकिन अभी सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को बताने में, तो मैंने पीएच का पी बताया था, पी इज स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब किसको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, या ये भी बोल सकते हैं कि किसमें H+ आयंस ज्यादा होंगे। अच्छा एक चीज और, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो एसिडिक, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ OH- आयंस उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन बेसिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ H+ आयंस कहां पर होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा था कि जब 7 से राइट की तरफ चलते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH- आयन कंसंट्रेशन, और जब 7 से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये होता है इंक्रीजिंग H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एरो ध्यान से देखिएगा, ये एरो इस तरफ की तरफ बना है और ये वाला एरो इस तरफ बना है, मतलब अगर हम 7 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो H+ आयंस बढ़ते चले जाते हैं। लाइक अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू 5 आई है और एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू 3 आई है, तो किसमें H+ आयंस ज्यादा होंगे, तो H+ आयंस ज्यादा होंगे इस 3 वाले जिसकी पीएच वैल्यू 3 आई। क्यों ज्यादा होंगे, तो ये भी मैंने बताया कि ये जो सॉल्यूशन की जो स्केल बनाई थी उन्होंने बताया कि जो 7 से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे ना, तो ये इंक्रीजिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जहां पर भी H+ आयन ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सा फॉर्मूला, जितने ज्यादा H+ आयंस उतना ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक, और जितने कम हो H+ आयंस उतना ज्यादा उतना वो वीक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें H+ आयंस ज्यादा होंगे और इसमें 5th नंबर में H+ आयंस कम होंगे, ठीक है। तो इस वजह से होंगे तो दोनों एसिड, लेकिन जिसकी पीएच वैल्यू 3 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू 5 होगी वो वीक एसिड होगा, ठीक है। जैसे नंबर 6 वाला है ये भी एसिड है, नंबर 1 वाला ये भी एसिड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि नंबर 6 वाला जो है जिसकी पीएच वैल्यू 6 होगी वो वीक एसिड होगा, और जो नंबर 1 पे होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेम फिनोमेना यहाँ पर भी वर्क करेगा। इसमें क्या है, इसमें इंक्रीजिंग OH- आयन कंसंट्रेशन राइट साइड पे है। इसमें क्या होगा कि जिसकी पीएच वैल्यू 8 है वो होगा वीक बेस, और जिसकी पीएच वैल्यू होगी 14
वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब और जिसकी पीएच वैल्यू अगर 7 आ गई तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, मतलब ना ही वो एसिडिक होगा नेचर में और ना ही वो नेचर में बेसिक होगा। तो 7 से जब राइट की तरफ चलेंगे तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मतलब अगर किसी की पीएच वैल्यू 9 है तो वो वीक बेस होगा और किसी की पीएच वैल्यू 13 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी किसी की पीएच वैल्यू अगर 5 आ जाती है तो वो वीक एसिड, और अगर किसी की पीएच वैल्यू यहाँ पर आ जाए 0.5 आ जाए तो तब वो क्या होगा, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा हो जल्दी से पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन देखने आ रहा हूँ, फिर इसके आगे टॉपिक आगे क्लियर करते हैं। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, जिसको भी जो भी पूछना हो। किसी को क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, और अगर आपके क्वेश्चन बाद में वीडियो देखने के बाद जो भी आए तो आप क्लास ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और नोट से होंगे मैं आपको क्लास ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जो होता है हमारा एसिड और बेस का क्वेश्चन खत्म होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी खत्म होता है, पीएच स्केल पीएच पेपर का भी टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इसके आगे में बढ़ते हैं। जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। ठीक है, हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉल्ट्स, अच्छा बेसिकली सॉल्ट होता क्या है, इसको कई तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है जो आपके 10th CBSE केमिस्ट्री में दिया गया है, वो दिया गया है थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, ये रिएक्शन होती है जब कोई एसिड, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सबसे पहले फॉर्म करता है वाटर। ठीक है, और उसके बाद जितना भी जो बचता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो होता है हमारा सॉल्ट, वो होता है सॉल्ट। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्ट का नेचर भी हम लोग जान लेंगे, जैसे कि अभी हम लोग एसिड बेस का नेचर जान रहे थे, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कलर कैसा आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सॉल्ट किस तरह तरीके का हो सकता है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, लेकिन इस सॉल्ट के भी नेचर होते हैं, सॉल्ट का नेचर होता है, ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, ये सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, और ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो कब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, कब न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, कब बेसिक सॉल्ट मिलेगा, तो इस चीज को भी ध्यान देते हैं। यहीं पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लें, जब भी कोई हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, ठीक है, और जो बेस लें वो बेस ले लें वीक बेस। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग लेना है और बेस जो लेना है वो लेना है वीक बेस लेना है। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, ये वाला सॉल्ट होगा नेचर में एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। यासिर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल नहीं होता है। रोल ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे हम बात करें, जब हम फूड इंटेक करते हैं, डाइजेशन होता है स्टमक में, जब वो सिंपल फॉर्म में टूट रहा होता है, वहाँ पर HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो फूड को और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है। ठीक है, तो उसकी पीएच वैल्यू वहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जैसे कभी हम लोगों ने सुना होगा, सुना कि अक्सर सबके साथ होता है कि जैसे किसी को एसिडिटी हो गई या किसी को जलन महसूस होती है, तो उस समय क्या होता है, जैसे ओवर ईटिंग में क्या होता है कि
जब हम लोग ओवर ईट कर लेते हैं, ठीक है, या ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, एसिडिटी होती है या जलन होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, बॉडी का पीएच लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो एसिड बन रहा है ना, उसको क्या करना है, हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है। जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बेस लेंगे। लाइक जब किसी को एसिडिटी होती है तो वो, जैसे आपने इनो का ऐड देखा होगा, लोग इनो पीते हैं, ठीक है, तो इनो क्या करता है ना, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो जो हमारा मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम जो भी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। या फिर जब हम मेडिसिन लेते हैं एसिडिटी के लिए, ठीक है, या ओवर ईट कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है, वहां पर भी जो मेडिसिन लेते हैं ना, उसमें वो जो मेडिसिन होती है उसमें यूज होता है बेस, ठीक है। लाइक जितनी भी स्टमक से रिलेटेड हमारी टैबलेट्स होती हैं, दवाइयां होती हैं, ठीक है, उसमें मैग्नीशियम को बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम अपनी प्रॉब्लम से क्या हो जाते हैं, निजात पा जाते हैं, ठीक है। तो यासिर, अगर आपको आपका आंसर मिल गया हो तो आप यस लिख दीजिए, यस या नो, तो मैं जानूं फिर और आगे क्लास बढ़ाऊं। ओके यासिर तो क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में थे, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और क्या बताया, सॉल्ट जो होता है इसके तीन नेचर हो सकते हैं, या तो ये सॉल्ट एसिडिक होगा, या ये सॉल्ट बेसिक होगा, या ये सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो कब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होगा, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि जब अगर मान लीजिए हमें कैसा सॉल्ट चाहिए, एसिडिक सॉल्ट चाहिए, तो एसिडिक सॉल्ट में हम क्या करेंगे, एसिड ले लेंगे स्ट्रॉन्ग और बेस ले लेंगे कैसा, वीक। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। वाटर की फॉर्मेशन जरूर से जरूर होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हमें चाहिए बेसिक सॉल्ट, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे वीक बेस ले लेंगे। कैसा बेस ले लेंगे, वीक बेस और सॉरी वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है। जब हमें बेसिक सॉल्ट चाहिए होगा तब हम एसिड लेंगे वीक और बेस लेंगे कैसा, स्ट्रॉन्ग। तब जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा बेसिक। तब जो सॉल्ट हमारा बनेगा वो सॉल्ट बनेगा बेसिक अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। अच्छा, हमें एसिडिक सॉल्ट मिल गया, बेसिक सॉल्ट मिल गया, और अगर हमें न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए हो, ठीक है, अगर हमें न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए हो तो हम क्या करें, उस कंडीशन में आप एक काम करो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट होगा न्यूट्रल अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। या फिर ये भी आपका क्वेश्चन है कि अगर एसिड बॉडी में ज्यादा बन जाए तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना होगा, तो वो बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स से इसको समझ लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे पहला वाला है, पहला क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। तो हम कोई सा भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद कोई वीक बेस ले लीजिए। वीक बेस कौन कौन से थे हमारे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब देखिए ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक बेस, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या बनेगा, आप सबसे पहले कुछ मत किया होगा, वाटर की फॉर्मेशन पहले कर दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेगा, जब वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम का सॉल्ट, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा था, अगर हमें बेसिक सॉल्ट चाहिए तो बेसिक सॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सॉल्ट के लिए हम लोग क्या करते थे, वीक एसिड लेते थे, वीक एसिड लेते थे और स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे, ठीक है। तो कोई सा भी वीक एसिड ले लीजिए। वीक एसिड मैंने कल आपको बताया था ना, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो आप कार्बोनिक एसिड ले लीजिए H2CO3,
ये हो गया एक वीक एसिड। और आप एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, वाटर की फॉर्मेशन पहले कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बनेगा क्या, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास बचेगा सोडियम। सोडियम का सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा विच इज Na2CO3, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो सॉल्ट हमारे पास आया है, ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक इन नेचर क्यों बेसिक होगा, क्योंकि हमने बेस जो लिया था वो स्ट्रॉन्ग लिया था, और जो एसिड लिया था वो कैसा लिया था, वीक लिया था। इसको देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, मतलब रिएक्ट करके एक बार एसिडिक सॉल्ट बनाया, एक बार बनाया बेसिक सॉल्ट। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट के लिए आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। एसिड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग ही बेस लो, दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वीक एसिड ले लो और वीक बेस ले लो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, लाइक H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। एक इससे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। ये जब बनाएगा तो ये बनाएगा, सबसे पहले क्या होता है, वाटर, इसको अलग फॉर्म कर दीजिए, और उसके बाद जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा पोटेशियम का सॉल्ट। पोटेशियम का सॉल्ट मीन्स K2SO4, ये हो गया पोटेशियम का सॉल्ट, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आपने क्लास 9 में सीखा हुआ है, बैलेंसिंग के थ्रू कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्ट कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट, ये चीजें जानिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सॉल्ट्स में NaCl के बारे में। NaCl का नाम क्या होता है, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका कॉमन नेम होता है, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन नाम हो गया कॉमन सॉल्ट, कॉमर्शियल नेम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। कि NaCl के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो हमें क्या क्या केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीकर लीजिए, उसमें हमें क्या करना है, NaCl का सॉल्यूशन ले लीजिए। सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, और एक बार याद रखिएगा NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट कौन सा, कॉमन सॉल्ट NaCl का सॉल्ट, इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड हम लोगों ने ले लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रोड जो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है। तो
टर्मिनल्स बना देते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे जैसे ही, तो अंदर क्या क्या है, अंदर हमारे पास NaCl है और क्या है, H2O है, ठीक है। तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो NaCl जब डिसोसिएट होगा तो ये होगा Na+ में, और जो क्लोरीन होगी वो होगी Cl- में, ठीक है। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैटायन, और जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनायन, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज वाला कैटायन, नेगेटिव वाला एनायन। और ये इलेक्ट्रोड से, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आयोनाइज होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, उसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है, कैटायन। अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जाकर के रिलीज हो जाएगा कैथोड पे, मींस कैटायन रिलीज होगा कैथोड पे, और क्लोरीन की निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास, मतलब एनोड के पास जाकर के रिलीज होगा, ठीक है। तो जब क्लोरीन यहाँ रिलीज होगी पॉजिटिव वाले के पास, पॉजिटिव वाला जो हमारा एनोड, एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, मतलब जो यहाँ सॉल्यूशन होगा ना, यहाँ पर ऐसे बबल्स बनने लगेंगे, इस वाले एनोड पे बबल्स बनने लगेंगे, ठीक है। और जो निगेटिव वाला होगा हमारा, ठीक है, कैथोड, उस पे कौन सा आया था, उस पे आया था हमारा कैटायन, मींस Na+, ठीक। अब ये जो Na+ है हमारा, अंदर सॉल्यूशन, हमने NaCl का सॉल्यूशन किसके साथ लिया था, एक वाटर के साथ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये जो Na होगा ये वाटर के साथ करेगा रिएक्शन, और ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH along with हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लेंगे, NaCl का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम बोलते क्या है, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या लेंगे, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड एनोड, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस की तरफ। जैसे ही ये प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, NaCl डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर ब्रेक होगा Na+ में और Cl- में। प्लस वाला जो आयन होता है वो कैटायन, और माइनस वाला जो होता है वो एनायन कहलाता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वाला होगा ये जाकर के रिलीज हो जाएगा कैथोड पे, मतलब निगेटिव वाले चार्ज पे, और जो माइनस वाला है एनायन होगा ये रिलीज हो जाकर के एनोड पे, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो Na+ यहाँ पर आया था कैथोड के पास, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी सोडियम की वाटर के साथ, इसमें बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। और बहुत जरूरी चीज एक और बनेगी जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, H2, हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल के साथ होगा, गैस कहलाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। तो इस ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस, क्लोर CHLOR, क्लोर एल्केली, एल्कलाइन बोलते हैं इसको, क्लोर एल्केली प्रोसेस, आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, क्लोर एल्केली प्रोसेस। अच्छा, ये एल्केली क्या होता है, एल्केली जो होते हैं ये होते हैं बेस, ठीक है, लेकिन ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्केली कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, जितने भी एल्कलाइज हैं वो सारे बेस होंगे, लेकिन सारे जितने भी बेसिस होंगे वो एल्कलाइज नहीं होंगे, ठीक है। एल्कलाइज सारे बेस होते हैं, और एल्केली क्यों, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केली, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम हो गया क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। अब इस प्रोसेस से कई सारे केमिकल्स का, 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है। आप देखोगे, एक क्लोरीन गैस, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस। तो अब हम क्या करेंगे,
इनके यूजेस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। अच्छा, ये जो H2 गैस होती है इसके यूजेस अगर हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील होती है। तो डोमेस्टिक पर्पस से तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, लाइक हम लोग जो एलपीजी यूज करते हैं वो भी गैस होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन गैस। तो ये फ्लेमेबल है तो डोमेस्टिक पर्पस पे इसका यूज नहीं कर सकते। तो यूज होगा कहाँ? इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल पर्पस में, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इस हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ठीक है, और एक चीज, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये गैस ये नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट कर ले तो ये बनाएगी अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया क्या होता है? बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो इससे अमोनिया की भी फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक हाइड्रोजन गैस से बहुत अच्छी चीज हम लोग बना सकते हैं जिसका नाम होता है मरगरीन। मरगरीन, मरगरीन क्या होता है बेटा? ये होता है आर्टिफिशियल बटर। आपने बटर देखा होगा जो दूध से क्रीम से बनता है, ये जो मरगरीन होता है ना, ये आर्टिफिशियल बटर होता है। ये बनता है कैसे? ये बनता है वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल के फैट से, एनिमल्स फैट से। तो इसको हम बोलते हैं मरगरीन। ठीक है, ये और उसका मरगरीन को और क्या बोल सकते हैं? इसको आर्टिफिशियल बटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस के यूजेस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्लोरीन के यूजेस। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। सबसे पहली बात बता दें, क्लोरीन जो होती है एज ए गैसियस फॉर्म पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस। इसका एक अच्छा यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट में किस तरीके से? वाटर ट्रीटमेंट में वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, डिसइंफेक्टिंग इन वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। देखा होगा पुराने समय में गांव में कुएं होते थे, कुएं में क्लोरीन के टैबलेट्स डाल देते थे, जिससे क्या होता था? उस पानी को क्या कर देते थे हम लोग? डिसइंफेक्ट कर देते थे। ठीक है, एक यूज इसका और होता है क्लीनिंग इन स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल्स जो होते हैं उनको क्लीन करने में भी इसका यूज होता है, इसी क्लोरीन गैस का यूज होता है। एक और यूज होता है इसका इंडस्ट्रियल वे में, CFC और PVC में। CFC क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, AC वगैरह में यूज होती है और हार्मफुल होती है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खराब होती है। और एक यूज और होता है इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है क्या? ये प्लास्टिक की फॉर्म होती है, प्लास्टिक के ट्यूब्स वगैरह और भी प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज हो गया, क्लोरीन के यूजेस हो गए, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास बनी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है मेटल्स को डिक्रीज करने में, या बोल सकते हैं क्लीनिंग इन मेटल्स। क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स को क्लीन करने में इसका यूज होता है। एक यूज इसका और होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। एक इसका बहुत अच्छा यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। एक बहुत ब्रॉड इसका यूज होता है पेपर फैक्ट्री में, जहाँ पर पेपर्स बनते हैं। ठीक है, कागज फैक्ट्री, उस पेपर फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है। और एक बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा यूज होता है इसका सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट का प्रोडक्शन में इसका यूज बहुत होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये यूजेस हो गए हमारे NaOH के, ठीक है। और बहुत सारे यूजेस हैं, आपकी बुक में लिखे होंगे, आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3 केमिकल फॉर्म हुए थे ना, हाइड्रोजन गैस का यूज पढ़ लिया, क्लोरीन का पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी पढ़ लिया, ठीक है। अभी इसमें और भी चीजें बनेंगी, देखिएगा इसी प्रोसेस में आप देखिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पे मिला था ना, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी ना। ये जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो ये बना लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो इसका भी देखिए फॉर्मेशन हो गया। अब इसका भी यूज देख लेते हैं। इस HCl का यूज होता है क्लीनिंग इन स्टील, स्टील को क्लीन करने में, ठीक है, फैक्ट्रीज में चीजों को क्लीन करने में। अमोनियम क्लोराइड को बनाने में, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स में भी, मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में, कितनी सारी चीज़ें इसमें बनती हैं, उनके यूजेस भी जान लिए, ठीक है। अब इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो पढ़ेंगे और सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है, इन सारे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास यहीं से ओवर होती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही पे ओवर करते हैं। कल की क्लास जो होगी इससे आगे की होगी, इसमें हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाएंगे, उनको फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस आज के टॉपिक से, आज की क्लास से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप अपने क्लास ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा या मेरे पर्सनल नंबर पे पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।